नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है राजस्थान सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन के पुस्तक के अध्याय 6 की, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख शासक। ये अध्याय राजस्थान के शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। मैं 75 तो नोट्स के प्रश्नों पर साथ ही बहुत सी अतिरिक्त जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँगा। ये आज की जो क्लास है न केवल अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट L1 L2 अध्यापक पात्रता मुख्य परीक्षा अपितु PTI LDC BSTC जहाँ भी राजस्थान के इतिहास के बिंदु लगते हैं वहाँ ये क्लास आज की महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी विश्वास एवं आशा के साथ बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल क्या था। देखिए, राजस्थान के अंदर अजमेर के चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज का जो शासनकाल था वो 1170 से 1192 ईस्वी रहा। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या था। माता का नाम कर्पूरी देवी जबकि पिता का नाम है सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान देते हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान का शासक बनते शुरुआती ये लक्ष्य था कि वो आंतरिक स्थिति को सुधारे, राज्य के भीतर की व्यवस्था को सुधारे, साथ ही राज्य की बाहरी आक्रांताओं से भी रक्षा करें। ये पृथ्वीराज चौहान के शासक बनते ही सबसे पहले इस बात पर उन्होंने ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे, तो पृथ्वीराज चौहान ने वो 6 भाषाओं के जानकार थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान में विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जैनक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्र बरदई और पृथ्वी भट्ट इनके दरबार के प्रमुख कवि थे। आप याद रखिएगा कि पृथ्वीराज की वीरता एवं उनकी शौर्यता के संग प्रेम कहानी पर पृथ्वीराज राजसो नामक ग्रंथ की रचना की जाती है, जो उनके मित्र और उनके दरबारी कवि चंद्र बरदई के द्वारा लिखी जाती है। आप दोनों याद रखना कि पृथ्वीराज राजसो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है। पृथ्वीराज राजसो की जो रचना है वो तो चंद्र बरदई के द्वारा की गई है। पृथ्वीराज राजसो की जो रचना है वो चंद्र बरदई के द्वारा की गई है। लेकिन आप ये याद रखना कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई है, तो पृथ्वीराज विजय की जो रचना है वो इन्हीं के दरबारी जैनक के द्वारा की गई थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। पृथ्वीराज राजसो की रचना चंद्र बरदई के द्वारा, जबकि पृथ्वीराज विजय की जो रचना है वो जैनक के द्वारा की गई थी। ये हमें ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान ने किसके साथ त्राइन युद्ध लड़ा, तो देखिए 1191 के अंदर इनका मोहम्मद गोरी के साथ त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित होता है। लेकिन एक वर्ष बाद ठीक 1192 के अंदर वो वापस पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करते हैं और अब की बार पृथ्वीराज चौहान की युद्ध के अंदर हार होती है। आप एक बात याद रखना कि इतिहास के अंदर इस युद्ध के बाद ये बात कही जाती है कि ये जो त्राइन का द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय जो युद्ध था, इसके बाद ही भारत में मुस्लिम आक्रांताओं की नींव पड़ चुकी थी। भारत में मुस्लिम शासन की नींव त्राइन के द्वितीय युद्ध के साथ ही पड़ गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा जाए कि किस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ चुकी थी, तो पूर्ण रूप से शासन की नींव मोहम्मद गोरी के त्राइन के साथ जो दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान का, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, उस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ चुकी थी। और उन्होंने कितने युद्ध लड़े, मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध लड़े, जिसमें 1191 के अंदर आपका त्राइन का प्रथम युद्ध, जबकि 1192 में आपका त्राइन का द्वितीय युद्ध। आप ये भी याद रखना कि पृथ्वीराज चौहान किस उपाधि से सुसज्जित थे, तो इनको राय पिथौरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राय पिथौरा कहा जाता था। आपके दिल्ली में इनका तोमर वंश में ननिहाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अजमेर के शासक थे और 6 भाषाओं का ज्ञान था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे जो प्रश्न है, महाराणा कुंभा का शासनकाल क्या था। देखिए, महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक शासनकाल इनका रहा। सिसोदिया राजवंश के शासक थे। ये किस राजवंश के शासक थे, सिसोदिया राजवंश के शासक थे। और कहा जाता है कि सिसोदिया राजवंश के 48वें राजा थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिसोदिया राजवंश के 48वें राजा कौन थे, तो महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के 48वें शासक थे। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ, महाराणा कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ में हुआ। कहाँ हुआ, चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासन पर कब बैठे, उनका राज्याभिषेक कब किया गया, तो महाराणा कुंभा का जो राज्याभिषेक है वो 1433 ईस्वी के अंदर किया गया। 1433 में शासन संभालते ही बूंदी, गागरोन, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़ का मैत्री संबंध, इन्होंने उपलब्धियां भी धारण की। अनेक युद्ध जीते इन्होंने। महाराणा कुंभ के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है कि महाराणा कुंभा का जो व्यक्तित्व है वो कटार,
कलम और कला का धनी था। यानी वो युद्ध कला में निपुण थे, वो चित्रकला में भी निपुण थे। ये बात किसके संदर्भ में कही जाती है? महाराणा कुंभा के संदर्भ में कही जाती है कि कटार, कलम और कला का त्रिवेणी किसे कहा जाता है? किसका व्यक्तित्व कटार, कला, कलम का त्रिवेणी था? तो महाराणा कुंभा का जो व्यक्तित्व है वो कटार, कला और कलम का त्रिवेणी था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? देखिए, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी। ये कथन आप याद रखना कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ इनका युद्ध होता है 1437 के अंदर। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ इनका युद्ध होता है। युद्ध के विजय के उपलक्ष्य के अंदर ये उस खुशी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया 1437 ईस्वी में, आपके मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के रहने के बाद। आगे हैं, मेवाड़ में सांस्कृतिक दृष्टि से किसका युग स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो मेवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वह सांस्कृतिक दृष्टि से क्या कहलाता है? मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। इनको उपाधियां भी दी गई थी। इन्हें स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा जाता है, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। और अभिनव भट्टाचार्य की भी इनको संज्ञा थी। इनको अभिनव भट्टाचार्य यानी नवीन वस्तुओं का निर्माण करने का साथी भी कहा जाता था। यानी अभिनव भट्टाचार्य भी इनको कहा जाता था। अभिनव भट्टाचार्य की भी उपाधि किसके पास थी? अभिनव भट्टाचार्य भी किसे कहा जाता था? महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इस लाइन से आप इस बात को समझिए कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। इसलिए महाराणा कुंभा का जो काल है स्थापत्य कला की दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाते हैं। और अभिनव भट्टाचार्य की भी संज्ञा दी गई, स्थापत्य कला के जनक भी कहलाते हैं। 1437 में महमूद खिलजी को हराने के बाद चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये भी हमें ध्यान रखना है। कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों की बात करें तो कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों में अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बोमट का दुर्ग, भगवान का दुर्ग, कहीं बोमट का दुर्ग या मचान का दुर्ग भी इसे लिखा जाता है, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ इत्यादि का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। आप ये भी याद रखना कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर 36 किलोमीटर की एक दीवार है जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की कौन सी दीवार कहा जाता है? भारत की महान दीवार कहा जाता है। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान का एक किला भी है। इस वीडियो के अंत में हम यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर राजस्थान के कौन कौन से किले शामिल किए गए उन पे भी विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे हैं, कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन से थे? मैंने कहा कि उनका व्यक्तित्व कटार, कला और कलम का संगम था, तो वो खुद भी संगीत ग्रंथों की रचना करते थे। संगीत राज, संगीत मीमांस और सूढ़ प्रबंधन की रचना, चंडी शतक की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इन्हें महाधिराज यानी राजाओं का राजा, राय रायन, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप राज गुरु या चाप गुरु के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का जो हमारा प्रश्न है कि महाराणा सांगा का शासनकाल क्या है? तो महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी के अंदर था। इस प्रश्न से पहले मैं इस प्रश्न पे एक बार आपके साथ फिर चर्चा करूंगा। उनसे पहले ऊपर वाले प्रश्न पे मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूँ कि महाराणा कुंभा का शासनकाल इतना अच्छा रहा लेकिन अंत बहुत बुरा होता है 1468 ईस्वी के अंदर। कब? 1468 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक जलाशय जिसका नाम है मामादेव जलाशय, मामादेव जलाशय कुंड था, उसके पास इनके पुत्र उदा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती है 1468 के अंदर। राव उदा या महाराणा उदा मेवाड़ का पितृहंता था। अपने पिता महाराणा कुंभा की इन्होंने सत्ता की लालसा के अंदर 1468 के अंदर हत्या कर दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का जो हमारा शासक है उनका नाम है महाराणा सांगा। अब चर्चा कर रहे हैं हम महाराणा सांगा संग्राम सिंह, जिनके नाम से बाबर कांपता था, महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा सांगा, सांगा का जो शासनकाल है वो 1509 से लेकर 1528 ईस्वी के बीच रहा। इन्होंने धौलपुर खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा कुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र राव उदा के द्वारा 1468 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मामादेव जलाशय कुंड के पास कर दी गई थी। मामादेव कुंड के पास कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किसकी हत्या कर दी गई थी? महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र
राव उदा के द्वारा 1468 ईस्वी के अंदर मामा देव कुंड के पास कहाँ कर दी गई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कर दी गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। राणा सांगा का वास्तविक नाम था, राणा सांगा का जो वास्तविक नाम था वो संग्राम सिंह था, राणा रायमल के पुत्र थे। कि महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, राणा रायमल के ये पुत्र थे। राजपूतों को संगठित व एक छत्र के नीचे लाने के वाले मेवाड़ के शासक कौन थे, तो महाराणा सांगा को ये श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने खानवा के युद्ध में समस्त राजपूत राजाओं को संगठित करके एक छत्र के नीचे लाने का इनको श्रेय दिया जाता है। धौलपुर व खातौली के युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इब्राहिम लोदी के बाद 1527 ईस्वी के अंदर इनका जो युद्ध है वो बाबर के साथ होता है, जिसको खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कि लेकिन युद्ध के दौरान ही राजपूत सरदारों के द्वारा इनको जहर देकर इनकी हत्या कर दी जाती है। मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। ये भी ध्यान में रखना कि महाराणा सांगा की जो समाधि है कहाँ बनी हुई है, मंडलगढ़ में बनी हुई है। मंडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में। ये भी हमें ध्यान में रखना है। मंडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। जो अंतिम इनका जो अभियान था वो इरिच अभियान था। ये भी हमें ध्यान रखना है, जिस अभियान के दौरान राजपूत सरदारों के द्वारा इनको जहर दे दिया जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी ध्यान में रखना है। समाधि मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। आगे है कि राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे। राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे। भावों आप समझिए, इनके भाव को समझिए कि महाराणा सांगा के शरीर पे कितने घाव थे, लगभग 80 घाव थे। फिर भी युद्ध के अंदर एक वीर की भांति राणा सांगा लड़ रहे हैं। और इन्हीं के ऊपर इतिहासकारों ने कथन कहा है कि किसका शरीर टूटे फूटे भग्नावेश की संज्ञा किसके शरीर को दी गई, तो महाराणा सांगा का शरीर है उसे टूटे फूटे भग्नावेश की संज्ञा दी गई थी, जिसने 80 घाव होते हुए भी खानवा के युद्ध के अंदर मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। आगे है मालदेव। मालदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो मालदेव का जो शासनकाल है वो 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक रहा। ये हमें ध्यान में रखना है। इन्होंने केवल आप जो मालदेव है ये केवल ये नहीं कि आपके मारवाड़ के अंदर अपितु लगभग राजस्थान के अंदर इनकी जो पहचान है वो महाराणा प्रताप के संगी में, यानी उन्हीं के समान इनकी पहचान बनी। ये भी उस वक्त इन्होंने भी अनेक युद्ध लड़े। मारवाड़ के इतिहास का शौर्य युग इनके काल को कहा जाता है। इनसे संबंधित प्रमुख जानकारियों में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मालदेव का शासनकाल 1532 से 1562 ईस्वी तक रहा। किस वंश के राजा थे, तो राठौड़ वंश के राजा थे। ये भी हमें ध्यान में रखना है, राठौड़ वंश के ये राजा थे। मालदेव किसके पुत्र थे, मालदेव राव गंगा के पुत्र थे। राव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था मालदेव, ये आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़ इतिहास का स्वर्ण युग किसका युग कहलाता है, तो मालदेव का जो शासन है वो मारवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि मालदेव का शासनकाल 1532 से 1562 ईस्वी रहा। किसके पुत्र थे, राव गंगा के पुत्र थे। और मारवाड़ी इतिहास के अंदर किसका काल है, वो मारवाड़ी इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। तो मालदेव का जो शासन है वो मारवाड़ का क्या कहलाता है, स्वर्ण युग कहलाता है। अपने जीवन में इन्होंने 52 युद्ध लड़े और 52 के 52 युद्धों में कहते हैं कि उन्होंने विजय हासिल करी थी। इन्हीं के युद्ध के अंदर एक इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर, आप याद रखिएगा, जिसका नाम था गिरी सुमेल का युद्ध। इसी मालदेव पे मैं आपके समक्ष एक कथन रख रहा हूँ कि 1544 के अंदर इनका एक युद्ध होता है शेर शाह सूरी के साथ। 1532 से 1562 शासन रहा। 1544 के अंदर इनका एक युद्ध होता है शेर शाह सूरी के साथ। किसके साथ, शेर शाह सूरी के साथ होता है, जिस युद्ध का नाम क्या था, गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध को क्या कहा जाता है, गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर सूरी हारता हारता बचा था। तब कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए विशाल भर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, कि मैंने एक छोटे से राजा को जीतने के चक्कर में भारत की जो सत्ता है उसको अपने हाथ से जाते जाते देख रहा था। मतलब कि मैं युद्ध में हारते हारते बच गया, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए विशाल भारत की सत्ता को खो देता। ये कथन किसका था, शेरशाह सूरी का था। किसके संदर्भ में था, तो मालदेव के संदर्भ में था। ये युद्ध कब हुआ, 1544 में, जिसे क्या कहा जाता है, गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मालदेव के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इनके दो वीर सेनापति थे, जिनका नाम क्या था, इनके जो विश्वास पात्र या वीर सेनापति थे जिनका नाम क्या था, जेता व कुपा। इनके दो प्रसिद्ध सेनापति थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मालदेव
का कितने परगनों पे अधिकार था, तो मालदेव का 58 परगनों पे अधिकार था। और सर्वप्रथम उन्होंने कौन सा परगना जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाद्राजूर्ण नाम का परगना था, सर्वप्रथम इन्होंने जीता था, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखिए कि मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया, तो मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट का दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। और जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके प्रकोटे का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रकोटे का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया, मालदेव के द्वारा करवाया गया था। मालदेव के संदर्भ में आप एक कथन और याद रखना कि इनका विवाह है वो रानी उमादे के साथ हुआ था। इनका विवाह रानी उमादे के साथ हुआ था, किंतु विवाह की रात ही इनकी और मालदेव के मध्य कोई बात के कारण कहते हैं कि आजीवन इनकी पत्नी रूठी रानी के रूप में रही। इन्होंने अपने पति का त्याग कर दिया और तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर के अंदर है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर ये रही और इन्हें राजस्थान के इतिहास की रूठी रानी की संज्ञा दी जाती है। कहते हैं कि वापस ये कभी मालदेव के पास चलकर नहीं आई। रानी उम्मेद विवाह रानी उमादे का मालदेव के साथ हुआ, लेकिन विवाह की रात ही कोई नोकझोंक होने के बाद इन्होंने अपने राजा का त्याग कर दिया और तारागढ़ दुर्ग में आजीवन रही। इसलिए राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी की संज्ञा किसे दी जाती है, रानी उमादे को राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि रूठी रानी किसकी पत्नी थी, तो राठौड़ वंश के राजा मालदेव की वो पत्नी थी। और मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रकोटे का निर्माण करवाया, 58 लगभग परगनों पे अधिकार था। सर्वप्रथम भाद्राजूर्ण जीता, 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध भी जीतते जीतते रह गए। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान को खो देता। आगे हैं मालदेव का देहांत कब हुआ, मालदेव का देहांत वह 1562 ईस्वी के अंदर हुआ। इन्होंने 1544 गिरी सुमेल से पहले एक युद्ध और भी लड़ा था 1541 के अंदर, पहोबा का युद्ध, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहोबा के युद्ध में ये बीकानेर के शासक, पोहबा या पोहोड़ा लिखा आता है, पोहबा के युद्ध में इन्होंने बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को पराजित कर दिया था और बीकानेर पे अधिकार कर लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके संदर्भ में ध्यान रखना है, मालदेव के संदर्भ में ध्यान रखना है। 1562 ईस्वी के अंदर देहांत हो गया। कहते हैं कि मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा या हसमत वाला शासक कहा था। तो ये प्रश्न आता है कि हसमत वाले राज्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो मालदेव को ये हसमत राजा वाले की संज्ञा दी जाती है। किसने दी थी, फारसी इतिहासकारों ने उन्हें हसमत वाला शासक या हसमत वाला राजा कहा था। आगे राजस्थान इतिहास की शान, राजस्थान इतिहास का एक बड़ा नाम महाराणा प्रताप, उनसे संबंधित प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। पहला प्रश्न हमारा है कि महाराणा प्रताप का शासनकाल कब से कब तक रहा। महाराणा प्रताप का शासनकाल है 1572 से 1597 ईस्वी तक रहा। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे, उदय सिंह के पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था, जयवंता बाई था, ये भी हमें ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। यह भी ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्च भाग जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, कटारगढ़ कहा जाता है, इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल के अंदर एक कचहरी या एक कमरा जिसका नाम था जूना कचहरी, उसी जूना कचहरी के अंदर माता जयवंता बाई की कोख से किसका जन्म हुआ, जूना कचहरी के अंदर माता जयवंता बाई की कोख से किसका जन्म हुआ, राजस्थान के इतिहास के शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिन्होंने आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आगे है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 के अंदर 32 वर्ष की उम्र में ये राजा बने थे। और राजस्थान के किस शासक का जो राज्याभिषेक होली के दिन हुआ था, तो याद रखना कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो होली के दिन या होली के दिन 28 फरवरी 1572 को होता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप के भाई कौन थे जो नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के भाई जगमाल नाराज होकर अकबर की सेना के अंदर चले गए थे। यह भी हमें ध्यान रखना है। और ध्यान यह भी आपको रखना है कि ये आजीवन इनको अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने प्रयास किए। मुगल शासक अकबर इनके समकालीन थे, वो 4 शिष्टमंडल भी भेजते हैं ताकि महाराणा प्रताप संधि कर ले, लेकिन आजीवन इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन कौन उस अधीनता के अंदर आते हैं, तो जलाल खां, आपका मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। ये भी आपको याद रखना है कि जलाल खां पहले जलील होने के लिए कौन आता है, जलाल खान आता है। जलाल खान के बाद मान सिंह,
कौन आता है, मान सिंह आता है संधि करवाने के लिए, लेकिन संधि नहीं होती। जलाल खां, मान सिंह। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद भगवान दास आता है, भगवान दास से भी बात नहीं बनती। तो अंतिम जो शिष्टमंडल आता है वो कौन लेके आता है, टोडरमल लेकर आता है, लेकिन फिर भी संधि वार्ता है वो असफल रही। संधि महाराणा प्रताप की अकबर के साथ नहीं होती। शिष्टमंडल, चारों शिष्टमंडल फेल होने के बाद ही आपका 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को एक विशाल मुगल और ये मेवाड़ के शासकों के मध्य एक युद्ध होता है, जिसको इतिहास के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। कहा जाता है कि इतिहासकार अनिर्णायक बताते हैं इस युद्ध के अंदर, इस युद्ध के अनिर्णायक रहने के बाद आपके 1576 के युद्ध के ठीक बाद 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है, जिसके अंदर महाराणा प्रताप मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा देते हैं और दिवेर को जीत लेते हैं। चावंड इनकी राजधानी रही थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप की जो राजधानी है वो कौन सी रही थी, चावंड राजधानी रही थी। और इनके घोड़े का नाम क्या था, गुजरात की काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा जिसका नाम क्या था, वीर स्वामी भगत घोड़ा जिसका नाम क्या था, चेतक इनके घोड़े का नाम था। यह जो जानकारी थी कक्षा 7 के राजस्थान अध्ययन के अध्याय 6 के अंदर राजस्थान के शासकों के संदर्भ में, यह जो जानकारी थी वो किसके संदर्भ में थी, महाराणा प्रताप के संदर्भ में थी कि 9 मई 1540 को जन्म हुआ, 1572 से लेकर 1597 में शासन करते हैं उदय सिंह के पुत्र, जबकि माँ जयवंताबाई की कोख से उत्पन्न संतान जिनका नाम महाराणा प्रताप था, इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के उच्च भाग कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचहरी के अंदर हुआ। मुगलों ने अधीनता स्वीकार करने के लिए एक शिष्टमंडल भी भेजे, लेकिन आप जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल के साथ संधि वार्ता नहीं होती। तब 18 जून 1576 को उसके फलस्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो कि अनिर्णायक रहता है। 1582 में दिवेर का युद्ध होता है, जिसको महाराणा प्रताप जीत लेते हैं। चावंड इनकी राजधानी थी। इनका स्वामी भक्त जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, चेतक इनका स्वामी भक्त घोड़ा था। इनके भाई इनसे रूठ कर मुगलों की सेना में चले गए तो उनका नाम क्या था, जगमाला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो आगे का प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है कि विश्व वल्लभ क्या है। विश्व वल्लभ एक किताब है जिसका प्रकाशन है, जिसका किसने लिखवाई, तो महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए किताब लिखाई, जिसका नाम क्या था, विश्व वल्लभ था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि विश्व वल्लभ वनों के विकास एवं कृषि से संबंधित एक पुस्तक थी, जिसका अध्ययन किसने करवाया, जिसका लेखन किसने करवाया, महाराणा प्रताप ने करवाया। महाराणा प्रताप के संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर भामाशाह के द्वारा धन सहयोग भी इनको दिया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे जो प्रश्न है उन पे चर्चा में महाराणा प्रताप। अब देखिए हम किस किस पे चर्चा करके आ चुके हैं। सर्वप्रथम हमने पृथ्वीराज चौहान, फिर कुंभा, सांगा, मालदेव, महाराणा प्रताप तक हमारी चर्चा हो रही है। आगे भी राजस्थान के बहुत से महत्वपूर्ण शासक हैं जिन पे हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। आगे जिनका नाम आ रहा है उनका नाम है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह के नाम से आप याद रखिए कि महाराजा राय सिंह का जो शासनकाल है वो 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक रहा। राय सिंह किसके पुत्र थे, तो राय सिंह के संदर्भ में याद रखिए कि राव कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह राव कल्याणमल के पुत्र थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी था। कल्याणमल का पुत्र था। राय सिंह का जन्म कब हुआ था, तो राय सिंह का जो जन्म है वो 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। ये अकबर व जहांगीर के विश्वास पात्र थे। पहले अकबर के दरबार में थे तो इनको 4000 मनसब प्राप्त थे। बाद में ये जहांगीर के दरबार में रहे तब इनको 5000 इनके मनसबों में वृद्धि करेंगे, इनको 5000 मनसब जहांगीर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में इनको 4000 मनसब, जबकि जहांगीर के दरबार में इनको 5000 मनसब प्राप्त थे। मुगलों के विश्वास पात्र थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, तो राय सिंह का राज्याभिषेक वो 1574 ईस्वी को हुआ। देखिए राज्याभिषेक होने के बाद मुगलों के विभिन्न अभियानों में इनके साथी रहे। गुजरात, काबुल, कंधार, दक्षिण भारत यानी दक्कन के अभियानों पर भी ये मुगलों की सेना के साथ रहे। ये भी आपको ध्यान रखना है। मुगलों के विश्वास पात्र थे। गुजरात, काबुल, कंधार व दक्कन अभियान के दौरान भी ये मुगलों की सेना के साथ रहे। ये भी हमें ध्यान रखना है। राजपूतानों का करण किसे कहा जाता है, देखिए अपनी दानशीलता हेतु प्रसिद्ध होने के कारण राय सिंह को राजपूतानों का करण कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राय सिंह को क्या कहा जाता है, राय सिंह को राजपूतानों का कर्ण कहा जाता है। किस लिए, अपनी दानशीलता के कारण। और राजपूतानों के कर्ण की संज्ञा इनको किसने दी थी, यह भी याद रखना कि इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा, इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इनको कौन सी संज्ञा दी गई थी, इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद को इनको प्रसाद के द्वारा
इनको राजपुताने का कर्ण कहा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो राय सिंह ने बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी जूनागढ़ के अंदर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर एक प्रशस्ति लिखवाएगी जिसका नाम क्या था? राय सिंह प्रशस्ति उसका नाम था। एक प्रशस्ति लिखवाएगी जिसका नाम क्या था? राय सिंह प्रशस्ति। उसका निर्माण प्रशंसा में लिखाई गई अभिलेख क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किसके पुत्र थे? राव कल्याणमल के पुत्र थे। ये भी हमने पढ़ा कि 20 जुलाई 1541 को जन्म हुआ। अकबर के दरबार में लगभग 4000 मनसब थे, जबकि जहांगीर के दरबार में इनको 5000 मनसब प्राप्त हुए। गुजरात, काबुल, कंधार, दक्षिण का आपके दक्कन अभियानों के अंदर ये मुगलों के साथ रहे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राय सिंह के संदर्भ में आगे का जो प्रश्न है कि राय सिंह महोत्सव व ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो महाराणा या महाराजा राय सिंह के द्वारा ही क्या की गई थी कि राय सिंह महोत्सव व ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। आगे हैं मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल कौन सा था? अब आगे का जो राजा है मिर्जा की उपाधि इनको किसने दी वो भी चर्चा करेंगे। मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल कौन सा रहा? मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल 1621 से 1627 ईस्वी तक रहा। ये भी हमें ध्यान में रखना है। आगे के प्रश्न है कि जय सिंह आमेर की गद्दी पर कब बैठे? तो जय सिंह आमेर के कछुआओं का राजा था। ये भी याद रखना, कछुआ राजवंश से संबंधित था। आमेर का राजा ये कब बनते हैं? 1621 के अंदर बनते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके समय ये 3 मुगल शासकों के अनुयायी थे। सर्वप्रथम ये जहांगीर के साथ थे, फिर ये शाहजहां के साथ आते हैं, उसके बाद ये अंतिम में औरंगजेब के साथ। तो 3 मुगल शासकों के साथ काम करने वाले राजस्थान का कौन सा शासक था? तो जय सिंह है आपका जयपुर के आमेर का कछुआ वंश का राजा। वो 3 मुगल शासकों का अनुयायी रहा, जिसमें जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों ने उन्हें अलग अलग अभियानों में भेजा। वे भी हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि आमेर का शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पे भेजा? तो देखिए अहमदनगर, दक्षिण के अहमदनगर के अंदर मलिक अंबर के खिलाफ किसको भेजा था? तो जहांगीर के द्वारा इनको किसके विरुद्ध अहमदनगर में भेजा गया था? मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा गया था। किसने भेजा था दक्षिण के अहमदनगर के अंदर अभियान में? तो जहांगीर के द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह को अहमदनगर के अंदर मलिक अंबर के खिलाफ अभियान में भेजा गया था। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? यह भी आपको ध्यान रखना है कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? ये भी आपको ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि है वो शाहजहां ने 1639 ईस्वी के अंदर दी थी। कि मिर्जा की उपाधि जय सिंह को किसके द्वारा दी गई? तो मिर्जा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई? 1639 के अंदर जय सिंह को मिर्जा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। 3 मुगल शासकों को समकालीन है जय सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। और पहले दक्षिण के अंदर दक्कन है अहमदनगर में मलिक अंबर के जो विरुद्ध अभियान हुआ उसके अंदर जहांगीर ने भेजा, फिर मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी। ये भी आपको ध्यान रखना है। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा? ये भी याद रखना। देखो औरंगजेब और शिवाजी के मध्य एक संधि होती है जिसे इतिहास में कहा जाता है पुरंदर की संधि। ये कथन आप याद रखना कि औरंगजेब व शिवाजी के मध्य इतिहास के अंदर एक संधि होती है जिसे क्या कहा जाता है। ये प्रश्न पहले आप दोबारा पढ़िए कि मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा? तो किसने भेजा? औरंगजेब ने भेजा। आप एक बात रखना कि 1665 ईस्वी के अंदर 1665 ईस्वी के अंदर शिवाजी और औरंगजेब के बीच एक संधि होती है जिसको क्या कहा जाता है? पुरंदर की संधि कहा जाता है। पुरंदर की संधि कहा जाता है। यह जो संधि कराने का श्रेय है ना, यह किसे दिया जाता है? तो औरंगजेब की तरफ से कहते हैं कि संधि करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मिर्जा राजा जय सिंह को दिया जाता है। शिवाजी के साथ औरंगजेब की 1665 के अंदर जो पुरंदर की संधि थी वो किसने करवाई थी? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी कवि कौन था? तो बिहारी सतसई मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी था। जय सिंह के द्वारा कहते हैं कि उसे 1 दोहे पे 1 अशर्फी यानी 1 स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। उसी बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना कब करी? 1662 के अंदर बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की। यह भी आपको ध्यान रखना है। जय सिंह का राज कवि, जय सिंह का ये दरबारी कविता, ये भी कथन आपको ध्यान रखना है। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी? इन्हीं के एक दरबारी कवि राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना करी। यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे है
महाराजा जसवंत सिंह का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? 1638 से लेकर 1678 तक महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल रहा। जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? 1626 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था? जसवंत सिंह के पिता का नाम क्या था? गज सिंह इनके पिता का नाम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित मैं आपके समक्ष एक दो कथन और बताना चाहता हूँ कि ये जो जसवंत सिंह है ना, इनके संदर्भ में आप दो कथन याद रखना कि देखिए, पहले तो ये शाहजहां के अनुयायी थे। शाहजहां की शाही सेना थी, उसके अंदर ये शाहजहां के साथ थे, शाहजहां के साथ था। देखिए, मुगलों के अंदर उत्तराधिकार को लेकर जो धर्मत के युद्ध, ये जो युद्ध हुए थे, उसमें उत्तराधिकार युद्ध के अंदर ये पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, लेकिन बाद के अंदर जय सिंह इन्हें अपने विचारों से प्रभावित करता है और औरंगजेब के साथ आने के लिए मजबूर कर देता है। तो दोराई के युद्ध के बाद ये किसके अंदर साथ आ जाते हैं? दोराई के युद्ध के बाद ये औरंगजेब के साथ आ जाते हैं। भी हमें ध्यान रखना है कि दोराई के युद्ध के बाद आपका जो जसवंत सिंह है वो किसके साथ आ जाते हैं? औरंगजेब के साथ आ जाते हैं। जो मुगलों का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, ये पहले शाही सेना शाहजहां के साथ है, लेकिन बाद में आपके जय सिंह इनको कन्विंस कर लेता है। तो उसमें ये दोराई के युद्ध के बाद किसके साथ आ जाते हैं? दोराई के युद्ध के बाद ये औरंगजेब के साथ आ जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जय सिंह का जो जन्म है, जसवंत सिंह का जो जन्म है, ये 1626 में बुरहानपुर में हुआ। जसवंत सिंह के पिता का नाम गज सिंह था, और जब ये शाही सेना में शाहजहां के साथ थे ना, तभी जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई थी। और जो महाराजा की उपाधि है वो शाहजहां के द्वारा ही जसवंत सिंह को किसकी उपाधि दी गई थी? तो महाराजा की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि महाराजा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? महाराजा की उपाधि है वो जसवंत सिंह को शाहजहां के द्वारा दी गई थी। आपके उत्तराधिकार युद्ध में ये पहले मुगलों की शाही सेना यानी शाहजहां के साथ थे, लेकिन बाद में जय सिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में औरंगजेब के साथ आ जाते हैं। उसी शाहजहां जिसके साथ ये पहले थे, इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथों की रचना करी थी? तो जसवंत सिंह ने आपकी आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक जानकारी आपको जसवंत सिंह के संदर्भ में और भी याद रखनी है कि जसवंत सिंह के द्वारा आपके दक्षिण भारत के अंदर एक कस्बा औरंगाबाद के निकट एक कस्बा बसाया गया था जिसका नाम था जसवंतपुरा। ये किसके द्वारा बसाया गया था? तो दक्षिण भारत के अंदर औरंगाबाद के निकट एक कस्बा बसाया गया था जिसका नाम था जसवंतपुरा। ये भी किसके द्वारा बसाया गया था? तो जसवंतपुरा जसवंत सिंह के द्वारा दक्षिण भारत के औरंगाबाद में बसाया गया एक कस्बा था, जो कि राजस्थान के जसवंत सिंह ने बसाया था। ये भी ध्यान रखना। शाहजहां के द्वारा महाराजा की उपाधि दी गई थी। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। आगे हैं महाराजा राज सिंह। देखिए, राज सिंह जिन्हें विजय कटकांतु की उपाधि भी प्राप्त थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक ही प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं राज सिंह के संदर्भ में। महाराणा राज सिंह का शासन काल क्या था? महाराणा राज सिंह प्रथम का जो शासन काल है 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक था। ये भी हमें ध्यान रखना है। महाराणा राज सिंह किसके पुत्र थे? तो महाराणा जगत सिंह के पुत्र का नाम क्या था? महाराणा जगत सिंह का पुत्र था राज सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हैं मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धननाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए, गोस्वामी भक्तों को शरण दी थी। तो कहा जाता है कि ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए, गोस्वामी भक्तों को शरण देने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराणा राज सिंह प्रथम को दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में ये औरंगजेब का साथ देते हैं। ये भी हमें कथन याद रखना है कि मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में ये किसका साथ देते हैं? आपके राज सिंह है। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध के अंदर ये किसका साथ देते हैं? तो मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध के अंदर मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में राज सिंह किसका साथ देते हैं? तो मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध के अंदर औरंगजेब का साथ देते हैं। ये भी हमें राज सिंह के संदर्भ में ध्यान रखना है। आप देखिए, यह भी कथन याद रहेगा कि ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए, गोस्वामी भक्तों को शरण किसके द्वारा दी गई? तो महाराणा राज सिंह के द्वारा दी गई। ये भी हमें ध्यान रखना है। मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देने का श्रेय किसे दिया जाता है? कहते हैं कि मारवाड़ से आए अजीत सिंह
मारवाड़ से आए अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को किसने शरण दी थी? तो मेवाड़ के अंदर दुर्गादास राठौड़ आपका मारवाड़ शासक अजीत सिंह को शरण किसके द्वारा दी गई थी? तो राज सिंह के द्वारा दी गई थी। और कहा जाता है कि ये शरण देना मेवाड़ मारवाड़ के गठबंधन का एक महत्वपूर्ण तथ्य था। इसी के बाद मारवाड़ और मेवाड़ का संबंध सुधरा था, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त इनके बारे में क्या जानकारी है कि उदयपुर के अंदर अम्बा माता का मंदिर निर्माण किसने करवाया? तो उदयपुर के अंदर अम्बा माता के मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त कांकरोली के अंदर इन्होंने राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया। कांकरोली के अंदर, कांकरोली जो राजसमंद में है, कांकरोली राजसमंद के अंदर राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजसमंद झील का जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा करवाया गया? राज सिंह के द्वारा करवाया गया, राज सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया, जो कि महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ देते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक कथन इनके संदर्भ में और भी ध्यान रखना है कि सिहाड़ जो कि नाथ द्वारा के अंदर है। एक कथन और ये ध्यान रखना है कि राज सिंह जी द्वारा कि सिहाड़ जो कि नाथ द्वारा के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, में श्रीनाथ जी तथा द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजमंद में स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी तो द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजमंद में स्थापित करने वाला शासक कौन था? राज सिंह था। ये भी हमें कथन ध्यान रखना है। देखिए, राज सिंह ने अपनी प्रशंसा में राज सिंह प्रशस्ति ग्रंथ संस्कृत भाषा में कितनी शिलाओं पर लिखवाया? तो राज सिंह के द्वारा राज प्रशस्ति ग्रंथ व संस्कृत भाषा में 25 शिलाओं पर लिखाया गया था। और कहा जाता है यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। राज सिंह प्रशस्ति ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है, यह भी हमें ध्यान रखना है। जिसका नाम क्या है? देश के सबसे बड़े लेख का नाम क्या है? राज प्रशस्ति है, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे का जो प्रश्न है हमारा, इससे राज सिंह से संबंधित एक और भी विवाद रहा था, चारुमती विवाह विवाद भी किससे संबंधित था? चारुमती विवाह विवाद भी किससे संबंधित था? चारुमती विवाह विवाद भी महाराणा राज सिंह प्रथम से संबंधित था। ये भी कथन आपको ध्यान रखना है। स्वाई जय सिंह का शासनकाल क्या था? देखिए, स्वाई जय सिंह का शासनकाल है वो 1699 में से लेकर 1743 ईस्वी तक रहा। स्वाई जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी के अंदर हुआ और स्वाई जय सिंह 1699 के अंदर आपके राज शासन पे बैठे, अल्प आयु में इन्होंने राज शासन धारण कर लिया था। स्वाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो स्वाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। आगे हैं कि आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? तो आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी वो स्वाई जय सिंह ने बनाया था। पहले जयपुर की जो राजधानी थी आमेर थी, उसके बाद जो जयपुर राजधानी किसने बनाई? स्वाई जय सिंह ने बनाई। और इसी स्वाई जय सिंह के द्वारा 1727 के अंदर जयपुर राज्य की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1727 में जयपुर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाई गई थी। इसी जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जी मोहम्मद शाही एक पुस्तक थी, जी मोहम्मद शाही की रचना, और उसे अनुवादित कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो खगोल विद्या व नक्षत्रों की गणना पर आधारित पुस्तक जी मोहम्मद शाही की रचना व उसका अनुवाद कराने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? स्वाई जय सिंह को दिया जाता है। 1725 में इन्होंने जी मोहम्मद शाही का अनुवाद करवाया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये जो जी मोहम्मद शाही ये किस पे आधारित थी? ये आपकी खगोल शास्त्र व नक्षत्रों की गणना पर आधारित थी। ये भी हमें कथन ध्यान रखनी है। जय सिंह कारिका किससे संबंधित थी? तो जय सिंह कारिका जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? ये ज्योतिष विद्या से संबंधित था, जिसकी रचना किसने कराई थी? जय सिंह ने स्वयं इसकी रचना करी थी। ये कथन भी हमें ध्यान रखना है। आगे है, स्वाई जय सिंह ने कहाँ वेधशालाओं का निर्माण कराया? तो कहा जाता है कि स्वाई जय सिंह ने ज्योतिष अध्ययन के लिए अनेक जंत्र मंत्रों का निर्माण करवाया, जिनमें 5 स्थानों पर इन्होंने जंत्र मंत्रों का निर्माण करवाया, जिसमें जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन के अंदर इनकी वेधशालाएं बनी हुई है। कि जय सिंह ने कहाँ वेधशालाओं का निर्माण कराया? जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस व उज्जैन के अंदर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जो कि ज्योतिष अध्ययन के लिए जानी जाती है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि जो ये जयपुर का जंतर मंत्र है, जयपुर का जंतर मंत्र है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ये कथन भी ध्यान रखना है कि जो जयपुर का जंतर मंत्र है, जयपुर का जो जंतर मंत्र है इसको किस में शामिल किया गया है? जयपुर का जो जंतर मंत्र है इसे यूनेस्को
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। आगे जिस राजा की बात कर रहा हूँ, जिस शासक की बात कर रहा हूँ, उनका नाम है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल, कहीं कहीं इतिहास के अंदर इनका नाम सुजान सिंह भी लिखा आता है, का शासनकाल कब रहा? 1755 से लेकर 1763 तक महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा। जाटों का अपला लातून, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? ये कथन भी याद रखना कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटा या जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। कहाँ का शासक था? तो भरतपुर का शासक था। भरतपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराजा सूरजमल के द्वारा की गई थी। न केवल भरतपुर के अंदर स्थापना ही, अपितु गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर जैसे प्रमुख नगरों को भी इन्होंने जीता था। और भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान के इतिहास का अजय दुर्ग भी कहा जाता है। सूरजमल के पिता का नाम क्या था? सूरजमल के पिता का नाम था बदन सिंह, इनके पिता का नाम था। कविवर सूदन और अखेराज गर्ग किसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कहा जाता है कि कविवर सूदन और अखेराज गर्ग जैसे प्रसिद्ध जो कवि थे वो किसके दरबार की शोभा बढ़ाते? तो महाराजा सूरजमल के दरबारी कवि थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात और सूरजमल से संबंधित आप याद रखना कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, कहा जाता है कि इस युद्ध में इन्होंने मराठाओं को शरण दी थी। ये भी कथन आपको याद रखना है कि मराठाओं को शरण जो पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर मराठाओं को शरण किसके द्वारा दी गई थी? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा दी गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब 75 प्रश्नों पर मैंने आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करी। प्रत्येक प्रश्न के संदर्भ में हमने अतिरिक्त जानकारी की हासिल करी है। प्रत्येक प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और राजस्थान इतिहास की आत्मा प्रश्न है। ये मैं कह सकता हूँ कि मुख्य प्रश्न है राजस्थान के इतिहास के। कम से कम 75 तो एक आंकड़ा है। हम कम से कम 150 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं जो राजस्थान इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण है। मैंने बीच बीच में आपके साथ एक दो बातें शेयर करी कि ये यूनेस्को के अंदर शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो मैं आपके समक्ष वो आंकड़ा रख रहा हूँ कि राजस्थान के कौन से किले हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो उन पे एक बार हम चर्चा करते हैं कि जो यूनेस्को है इसकी विश्व धरोहर सूची के अंदर कौन सी शामिल है। विश्व की जो धरोहर सूची है उसके अंदर राजस्थान के कौन कौन से किलों को शामिल किया गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। विश्व धरोहर सूची के अंदर राजस्थान के कौन कौन से किले शामिल किए गए ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए एक मैं आपके सामने छोटी सी ट्रिक रख रहा हूँ, उससे भी आपको याद रह जाएगा। गाजर, चीकू, आम, गाजर, चीकू, आम। देखो ये जो नाम है इनसे राजस्थान के 6 किले आ जाएंगे जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हैं। देखिए गा से आप याद रखिएगा, गा से आपको नाम याद रखना है गागरोन। गा से क्या नाम याद रखना है? गागरोन नाम याद रखना है। जय से आपको क्या नाम याद रखना है? जय से आपको याद रखना है जैसलमेर। जय से क्या नाम रखना है? जैसलमेर का आपका सोनार किला। गा से गागरोन का किला। रै से आपको क्या याद रखना है? रै से आपको याद रखना है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा याद रखना है? रणथंभौर दुर्ग का याद रखना है जो आउआ काली सिंध नदी के किनारे में स्थित है गागरोन का किला। आगे है चिक्कू। ची से आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग याद रखना है। जबकि कू से आपको क्या याद रखना है? कू से आपको याद रखना है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ का दुर्ग याद रखना है। और आम से आपको क्या याद रखना है? आम से आपको याद रखना है आमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तो ये जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं जिन पे मैंने आपके समक्ष चर्चा करी कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसके अंदर राजस्थान के कितने किलों को शामिल किया गया? 6 किलों को शामिल किया गया। मैंने आपके सामने गाजर, चीकू, आम नाम की एक ट्रिक रखी जिसमें गा से गागरोन, जय से आपका जैसलमेर, रै से आपका रणथंभौर, ची से आपका चित्तौड़गढ़, कू से आपका कुंभलगढ़ व आम से आपका आमेर। ये राजस्थान के 6 किले हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। ये जो 6 किले हैं इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। यूनेस्को एक संस्था है जो विश्व की प्रसिद्ध जो स्थल है, भौगोलिक स्थल है या सांस्कृतिक स्थल है, उन्हें अपनी सूची में शामिल करती है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची कहा जाता है। तो साथियों आज हमने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी जिसमें हमने सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान,
पृथ्वीराज चौहान के बाद हमने महाराणा कुंभा पे भी चर्चा करी कि राव उदा के द्वारा 1468 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका जो मामादेव जलाशय कुंड है उसके निकट हत्या कर दी जाती है कुंभा की। इसे मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा के बाद हमने देखा कि कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसके अंदर 36 किलोमीटर की एक महान दीवार है जिसे द ग्रेट इंडियन वॉल के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा कुंभा को महाधिराज, रायरायन, दानगुरु, हालगुरु, चापगुरु की उपाधियां भी थी। बाद में हमने पढ़ा कि 80 गांवों का भगनावेश शरीर लिए हुए आपकी 1527 के अंदर खानवा का युद्ध कौन कर रहा है? महाराणा सांगा कर रहा है। इरिच अभियान के दौरान आपके राजपूत सरदारों के द्वारा जहर देने के कारण ही सांगा की मृत्यु हो जाती है। मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर उनकी समाधि बनी हुई है। मूल नाम सांगा का संग्राम सिंह था। खातौली के युद्ध में भी इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। यह भी हमें ध्यान रखना। राजपूतों को संगठित करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? आपको सांगा को दिया जाता है। सांगा के बाद हमने मालदेव में पढ़ा। मालदेव है वो मारवाड़ इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। उसका युग 52 युद्ध किए, 58 आपके परगना जीते। गिरी सुमेल का युद्ध भी हुआ शेरशाह सूरी के साथ, जिसमें शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की विशाल बादशाह को खो देता। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया? सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता दुर्ग, पोखरण के दुर्ग का निर्माण कराया। 1544 में शेरशाह सूरी के साथ गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। यह भी हमें ध्यान रखना। जेता व कुपाइन के 2 विश्वास पत्र सेनापति थे। मालदेव को हसमत वाला राजा फारसी इतिहासकारों ने कहा, यह भी कथन हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमने इतिहास के शिरोमणि महाराणा प्रताप पे भी चर्चा करी। मैं एक बार आपको सिरसिरी नजरों से दोबारा उन प्रश्नों पे एक बार अभ्यास करवा रहा हूँ। रैपिड फायर रिवीजन हम कर रहे हैं ताकि एक बार फिर हमारे आपकी स्मृति में वो प्रश्न एकदम संयोजित हो जाए, हमें याद रह जाए कि हमने महाराणा प्रताप भी पढ़ा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के उच्च भाग कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचहरी में हुआ। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई। 28 फरवरी 1572 को 32 वर्ष की उम्र के अंदर होली के दिन राजा कौन बने? तो महाराणा प्रताप बने। अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्ट मंडल भी भेजे, जिसके अंदर जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडर मलाई, लेकिन संधि नहीं होती। उसके फलस्वरूप 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध होता है जो कि अनिर्णायक रहता है। 1582 में आपका दिवेर का युद्ध होता है जिसको महाराणा प्रताप जीत लेते हैं। चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये कथन भी हमें याद रखना है। इनका भाई जगमाल अकबर की सेना में चला जाता है। इनका स्वामी भक्त घोड़ा था जिसका क्या नाम था? चेतक था। ये भी हमें ध्यान रखना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके द्वारा एक लिखवाई की किताब का नाम क्या था? विश्व वल्लभ था। ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर हमने बीकानेर के शासक राय सिंह को पढ़ा। कल्याणमल का पुत्र 1573 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। आपके मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपुताने के करण की भी संज्ञा इनको दी गई। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण किया? तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके अंदर इन्होंने राय सिंह प्रशस्ति की भी रचना करी। ये भी हमने ध्यान से पढ़ा था। आगे हमने पढ़ा कि राय सिंह महोत्सव आपकी ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना भी किसने करवाई? राय सिंह ने करवाई। फिर हमने पढ़ा मिर्जा राजा जय सिंह को पढ़ा। मिर्जा राजा जय सिंह आमेर की गद्दी पर 1621 के अंदर बैठा। कछुआ राजवंश का शासक था। इन्हें जहांगीर ने किस अभियान में भेजा? अहमदनगर के अंदर मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पे भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि सांझा के द्वारा 39 में दी गई। शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा? औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान में भेजा। इसी जय सिंह के द्वारा ही पुरंदर की संधि भी शिवाजी की मुगलों के साथ करवाई जाती है। ये भी हमने पढ़ा। बिहारी सतसई जो कि आपके जय सिंह के दरबार का राज कवि था। जय सिंह चरित्र की रचना राम कवि ने करी। फिर जसवंत सिंह को पढ़ा। जसवंत सिंह के संदर्भ में हमने पढ़ा कि पहले ये आपके जो उत्तराधिकार युद्ध था मुगलों को, उसमें सांझा की सही सेना में थे। बाद में जय सिंह के कहने पे औरंगजेब के साथ दुराई के युद्ध में आगे थे। फिर जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि वो किसके द्वारा दी गई? सांझा के द्वारा दी गई। राज सिंह पढ़ा। फिर हमने कि जगत सिंह का पुत्र जिसने आपके कांकरोली राजमंद के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति और आप गोस्वामी जो भगत है उनको शरण देने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? जो कि ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर मेवाड़ लेकर आए थे, वो भी किसे दिया जाता है? राज सिंह को दिया जाता है। उदयपुर के अंदर अंबा माता के मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया? राज सिंह के द्वारा किया गया। आपके राजमंद झील के किनारे 25 शिलाओं पर एक विशाल शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखाया गया जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है और देश का सबसे बड़ा अभिलेख है। चारुमती विवाद भी इनसे संबंधित था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने स्वाई जय सिंह को पढ़ा कि जय सिंह औरंगजेब ने जय सिंह को स्वाई की उपाधि दी थी। आमेर के समय जयपुर को राजधानी है। 1727 में जयपुर किसने बसाया? स्वाई जय सिंह ने बसाया। खगोल शास्त्र पर आधारित जी जय मोहम्मद शाही का अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया? स्वाई जय सिंह के द्वारा कराया गया। और ज्योतिष विद्या पर आधारित 5 वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन में किसके द्वारा करवाया गया? ये
स्वाई जय सिंह के द्वारा कराए। स्वाई जय सिंह के द्वारा स्थापित 5 वेधशालाओं में जो जयपुर वेधशाला, जयपुर का जंतर मंतर है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल है। फिर हमने जाटों के अपला लातून, जाटों का प्लेटो, महाराजा सूरजमल पड़ा जिसका मूल नाम सुजान सिंह कहा जाता है, कविवर सुदन अक्के राजगर इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, और पिता के नाम बदन सिंह था। भरतपुर का शासक, भरतपुर की स्थापना करने का श्रेय इनको दिया जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को शरण देने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? महाराणा सूरजमल को दिया जाता है। फिर हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग और आमेर दुर्ग पर विस्तृत भी चर्चा करी कि ये राजस्थान के किले हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किए गए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये क्लास? अपने विचार अवश्य साझा करें। मैंने आपके समक्ष आज इतिहास के महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों पर चर्चा करी, और अगर व्याख्या सहित देखें तो 150 से अधिक प्रश्नों पे हमने चर्चा करी जो राजस्थान के इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे की कक्षा जिसमें हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।